के जनपद पंचायत कार्यालय के सामने स्थित बिरसा मुंडा आदिवासी सामुदायिक भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी बिंजवार समाज की संयुक्त बैठक 6 अगस्त को संपन्न हुई। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने बड़ा देव व अन्य महापुरुषों के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस आयोजित बैठक में आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाना है, समाज उत्थान सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में खेली जा रही मध्य प्रदेश अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप यहां प्रतियोगिता 3 अगस्त से शुरू की गई, जो 11 अगस्त को इसका समापन भी किया जाएगा। स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में खेली जा रही मध्य प्रदेश अंडर 17 यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल राउंड मुकाबले में डायमंड रॉक एकेडमी बालाघाट, डीएफए जबलपुर बड़वानी, डीएफए इंदौर, मदन महाराज भोपाल, डीएफए सागर, सीहोर बॉयज, डीएफए सिंगरौली की टीम हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन का पहला मैच मदन महाराज भोपाल एवं बड़वानी के मध्य खेला गया, जिसमें बड़वानी ने 3 गोल दागकर अगले चक्र में प्रवेश किया। दूसरा मैच डीएफए जबलपुर एवं सागर के मध्य खेला गया, जिसमें जबलपुर ने 1 गोल से जीत हासिल कर अगले चक्र में प्रवेश किया। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हालोन नदी में 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची की बहने से मौत हो गई। मृत बच्ची डिंपल पिता प्रहलाद ध्रुवे ग्राम मोहरे निवासी है। 5 अगस्त को 11 बजे करीब यह हादसा उस समय हुआ जब मासूम बच्ची को उसके परिवार के लोग हालोन नदी किनारे खेत लेकर गए थे। गढ़ी पुलिस ने इस मासूम बच्ची का शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मोहरे निवासी प्रहलाद ध्रुवे अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं, जिनके परिवार में पत्नी और इकलौती बेटी डिंपल के अलावा अन्य लोग भी हैं। बताया गया कि प्रहलाद का खेत मोहरे के नदी टोला स्थित हालो नदी के किनारे है। खेत की मेड़ के किनारे से ही हालो नदी बहती है। 5 अगस्त को प्रहलाद ध्रुवे अपने परिवार के साथ बेटी डिंपल को लेकर पहरा लगाने के लिए हालो नदी किनारे खेत गए थे। उन्होंने मासूम बच्ची डिंपल को खेत की मेड़ पर बैठा दिया था और अन्य सभी लोग पहरा लगाने में व्यस्त थे। उनका ध्यान डिंपल से हट गया। 1 घंटे बाद जब प्रहलाद ध्रुवे के परिवार वालों ने डिंपल का ध्यान आया और उन्होंने डिंपल की तरफ देखा तो डिंपल मेड़ पर नहीं थी। तभी परिवार के लोगों ने डिंपल की काफ़ी खोजबीन की। तेज बहाव में बह रही हालोन नदी किनारे डिंपल की खोज की। तब मौके से 500 मीटर दूर हालोन नदी किनारे एक झाड़ी में मासूम बच्ची डिंपल फंसी हुई दिखाई दी, जिसे बाहर निकाले तो डिंपल की मौत हो चुकी थी। संभावना व्यक्त की गई कि डिंपल जो थोड़े थोड़े चलती थी वह खिलते हुए हालोन नदी तरफ चली गई होगी, जिसकी नदी के तेज बहाव में बहने से मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट प्रहलाद ध्रुवे ने गढ़ी थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक ने पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदलगस्सा में 4 युवकों ने एक युवक को लाठी और हाथ बुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक रमेश पिता जगलाल कड़पेती 30 वर्ष ग्राम नारबांजपार थाना वारासोनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हैं, जिनके परिवार में माता पिता और वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा है और ग्राम बोदलकस्सा दीपक पटेल के यहाँ पर कृषि मजदूरी करने जाता है। बताया गया कि 10 दिन पहले बोदलकस्सा में रमेश और इसी ग्राम के नानाजी पटेल के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। 5 अगस्त को रोज की तरह रमेश ग्राम बोदलकस्सा दीपक पटेल के यहाँ पर कृषि मजदूरी करने के लिए उनके खेत गया था और दीपक पटेल के खेत से काम करने के बाद शाम 7:30 बजे करीब अपने घर लौट रहा था। तभी ग्राम बोदलकस्सा मंदिर के पास 4 अज्ञात युवकों ने रमेश को लाठी और हाथ बुक्कों से मारपीट कर दिया। लाठी के वार से रमेश घायल होकर वहीं गिर पड़ा। गांव वालों ने बीच बचाव किया और घायल रमेश को तुरंत ही वाराणसी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। कहाँ मारपीट हुई है? क्यों मारपीट की? मंदिर के सामने। कितने लोगों ने मारपीट की? 4 लोग। ये क्यों बात कैसे बोदलकस्सा काम करने जाता था कार पर। तो कोई दुश्मनी थी क्या? 2 बात हो गई थी इनकी। किससे हुई थी? वो नानाजी पटेल बोलते हैं। तो उन्हीं ने मारपीट करवाई क्या? अब ये मुझे तो नहीं पता। आंगनवाड़ी केंद्रों में सांझा चूल्हा एवं शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों के द्वारा वेतन वृद्धि सहित अन्य जायज मांगों को लेकर लालबरा विकासखंड की रसोइयां 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल वहां शुरू होने वाली है। ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी केंद्र व स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिलेगा, जिससे आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक व
माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य प्रभावित भी होगा। नगर मुख्यालय स्थित बेसिक शाला में 6 अगस्त को मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन मिड डे मील रसोइया संघ की बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में रसोइयों को साझा चूल्हा व मध्याह्न भोजन बनाने में आ रही परेशानियों सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर वेतन वृद्धि किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया और जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हड़ताल जारी रखने की भी बात कही, क्योंकि लंबे समय से रसोइयों के द्वारा वेतन वृद्धि किए जाने की मांग की जा रही है, परंतु उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। स्कूल आंगनबाड़ी में दोनों में परेशानी है, पर सबसे ज़्यादा तो आंगनबाड़ी का वेतन बताते हुए भी शर्म आती है, प्रशासन को शर्म नहीं लग रही है। कितनी वेतन मिलती है उसमें? 500 रुपये, 20 रुपये रोजी भी नहीं पड़ रहा है, जिसमें कि उसका मेनू है, अलग अलग नाश्ता देना है, खाना देना है, रोटी बनाना है, पराठे बेलना है, ये सारा चीज़ करने के बाद में भी 20 रुपये मिल रहा है। क्या पड़ रहा है उसमें? तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाहते हैं, हमको तो जितना रोजी शासन से दे रहा है रोजगार गारंटी में, कम से कम वो रोजगार गारंटी की तो रोजी दे सके। 200-250 रुपये रोज प्रतिदिन मिलना 250 चाहिए। रुपये रोज तो मिलना ही चाहिए। जी, तो किस तरह से परेशानी होती फिर आप लोगों को कम वेतन मिलने पे? क्या परेशानी, तो परेशानी के बारे से बोल ही नहीं सकते, इतनी परेशानी है कि हमारी ऐसी मजबूरी बनी है जो हम खिला सकते हैं, नहीं तो वो ऐसा सेवई देने वाला काम चल रहा है हमारा, तो सेवई कर रहे हैं, समझ लो। ने सेवा कर रहे हैं आप लोग? सेवई कर रहे हैं। अच्छा, इससे परिवार का मेंटेनेंस वगैरह हो पाता है? नहीं भैया, परिवार का मेंटेन तो नहीं हो सकता। सोच लो, हमारे पति, हमारे बच्चे ये कमा रहे हैं तो हमारा घर का खर्चा चल रहा है, हमारे से क्या हो रहा है? सिर्फ सेवा। आज के संबंध में बैठक आउट की गई आज थी। हम लोग बैठक इसे किया है कि एक वैकल्पिक बैठक आयोजित की गई कि हमारे बालाघाट जिले में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में हड़ताल की जा रही संगठन ट्रेड यूनियन के द्वारा सरकार के खिलाफ कि हमारी जो रसोइया महिलाएं हैं 2018 से लेके आज दिनांक तक सरकार से हमें कभी हम लोग आंदोलन के माध्यम से को या सरकार को ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार आज तक एक भी प्रकार की संज्ञान नहीं लिया है। इन महिलाओं आज मांग को लेकर 7 तारीख को पूरे प्रदेश में हड़ताल की जा रही, बालाघाट जिले बस स्टैंड में हड़ताल की जा रही, धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल है कि ये भोजन बंद करके रहेंगे और हड़ताल पे रहेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक हम उठेंगे नहीं। हमसे बात करें और हम माननीय शिवराज सिंह चौहान से मांग कर रहे हैं और राज्यपाल महोदय से भी मांग करेंगे कि इनकी जल्दी से जल्दी बालाघाट जिले और पूरा मध्य प्रदेश की महिलाओं को भोपाल बुला के महापंचायत बुलाई जाए और उनकी समस्या का निराकरण करें। चुनाव सामने है, अगर चुनाव में प्रमुख मांगे क्या है इन लोगों की? प्रमुख मांगे है कि इनका मानदेय 2000 से इनको एक 1948 के अंतर्गत धारा है, उस धारा के IPS के अंतर्गत इन लोगों को कम से कम 9000 रुपये मिलना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से, जो एक कानून मिले 1948 के धारा में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को अगर एक दिन काम करता है शासकीय विभाग में उसको 9000 से 11000 रुपये पेमेंट मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य के समय बनाया गया मोती गार्डन अब बारिश के समय में अपने ही अस्तित्व पर आंसू बहा रहा है। जहां एक ओर इसी से लगा हुआ मोती तालाब है तो वहीं दूसरी ओर मोती गार्डन के दोनों छोर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां पानी लबालब भरा रहता है, तो वहीं यहां रखे बच्चों के खेलने के लिए खिलौने सहित लगी ओपन जिम के सामान पूरी तरह से अब खस्ताहाल होते हुए जा रहे हैं, जिन पर किसी का कोई ध्यान नहीं। मोती गार्डन को तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य के समय में पुनः जीर्णोद्धार कर इस गार्डन को नया स्वरूप देने का काम किया गया था, किंतु अभी कुछ वर्ष ही बीते कि अब बारिश के समय में मोती गार्डन की स्थिति काफ़ी खराब नजर आ रही है। यहाँ पर लगाए गए सभी चबूतरे व बच्चों को आकर्षित करने वाले पुतलों का हाल बेहाल होते जा रहा है। यहाँ दोनों छोर में पानी निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि सड़कों सहित नालियों का पूरा पानी मोती तालाब में ही निकासी के लिए बनाया गया है। वहीं मोती गार्डन का पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ गार्डन में पूरी तरह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले लाखों की लागत से बने यहाँ चबूतरे का निर्माण कार्य किया गया था, किंतु महज नगर पालिका के द्वारा सिर्फ निर्माण काम कर पैसे तो खर्च कर दिए जाते हैं, किंतु इसकी देखरेख व संरक्षण के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मोती गार्डन की व्यवस्था इतनी लापरवाही हाथों में रखी गई है कि यहाँ सिर्फ आमजन के प्रवेश के लिए ही इसे खोला जाता है, किंतु अभी भी कुछ दिनों से यहाँ देखने में यहाँ मिल रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा गार्डन के अंदर 2 पहिया वाहन ले जाकर, जबकि देखा जाए तो गार्डन के में वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके भी कि यहाँ पर वाहनों को ले जाया जाता है, न ही इस गार्डन में प्रतिबंध के लिए किसी प्रकार के बोर्ड लगाए गए और न ही यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए किसी जिम्मेदार कर्मचारी को रखा गया है। महज औपचारिकता के लिए नगर पालिका के कुछ कर्मचारी समय समय पर गेट खोल देते हैं और दिन भर मोती गार्डन में लोगों का जमावड़ा व वाहनों की आवाजाही देखने को मिलती है।
मोती गार्डन में जो लाइटें लगाई गई है उसके लिए भी खुले आसमान के नीचे विद्युत बोर्ड तो लगा दिए गए, किंतु ये सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए। यह विद्युत बोर्ड खुले आसमान के नीचे खुला ही रखा हुआ है, जबकि देखा जाए तो गार्डन में छोटे बच्चे व आमजन घूमते रहते हैं। यदि कभी घूमते घूमते छोटे बच्चे इस बोर्ड तक पहुंच जाए तो निश्चित ही मोती गार्डन में यहाँ बड़ा हादसा भी देखने को मिल सकता है, जबकि बारिश के समय होने के कारण इस विद्युत बोर्ड में विद्युत प्रवाह का खतरा भी बना रहता है, किंतु नगर पालिका के द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए जहां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 4 अगस्त की दोपहर के पाली के बाद से ही स्कूलों के बच्चों को 5 अगस्त तक का अवकाश घोषित कर दिया गया था, उसके बाद अब 7 अगस्त से पुनः स्कूलों के में बच्चों की कक्षाएं लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर रसोइयां भी अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, इसलिए स्कूलों में बच्चों के मध्याह्न भोजन पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिले में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में बच्चों की अवकाश घोषित कर दिया गया था। यहाँ अवकाश मात्र 5 अगस्त तक घोषित किया गया था। उसके बाद अब सोमवार यानी 7 अगस्त से स्कूल में कक्षाएं लगना शुरू हो जाएगी, किंतु 5 अगस्त से ही जिले के 10 ब्लॉकों की रसोइयाँ बहनें अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसमें उनका कहना है कि जिस प्रकार से उन्हें शासन के द्वारा बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है, उसको देखते हुए वह अपनी मांग मनवाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। किंतु देखने वाली यह बात है कि अब बच्चों की स्कूल 7 अगस्त से शुरू हो जाएगी एवं स्कूल में बनने वाला मध्याह्न भोजन व जिन स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ियाँ भी लगती है, उन आंगनबाड़ियों में भी मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयाँ बहनें अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो अब देखना होगा कि अब शासन प्रशासन के द्वारा जिले की रसोइया बहनों की हड़ताल के बाद किस प्रकार से मध्याह्न भोजन स्कूल के बच्चों को उपलब्ध कराता है। खैलांजी जनपद के ग्राम पंचायत कन्नड़ गांव के अंतर्गत चिचोली के वार्ड नंबर 11 में बारिश से सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई, जिससे आक्रोश लोगों ने सड़कों पर ही धान की रोपाई कर प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से कच्ची सड़क होने की वजह से वर्षा काल में पूरी तरह कीचड़ से लबालब हो जाती है। इस हाल में यहाँ से पैदल चलना मुश्किल होने लगता है। पक्की सड़क बनवाने की अनेकों बार मांग की गई, बावजूद कि इसकी ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में लोगों को पैदल यहाँ से जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। इस सड़क को जल्द ही नहीं बनाया जाने पर वार्डवासियों ने आगामी समय में बृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। इन दिनों बारिश की वजह से जिले के अधिकतर कच्ची सड़कों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला चिचोली के वार्ड नंबर 11 में होने के कारण यहाँ से आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चों को आए दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस कारण से आज ग्रामीणों के द्वारा अपना आक्रोश दिखाते हुए सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया गया। विरोध स्वरूप कच्ची सड़क में क्षेत्र की भांति धान की फसल का रोपण किया गया, जिसमें सरपंच पति के द्वारा बताया गया कि उनके पंचायत के फंड में इतना पैसा नहीं है कि वह इस मार्ग का निर्माण करवा सके, जिसके कारण से उनके द्वारा यह रोड नहीं बनाई गई। समस्या रोड मतलब बन नहीं रही है, इसकी वजह से नहीं बनने की वजह से पास ही नहीं हो रही, ध्यान नहीं दे रही पब्लिक और सरपंच। समस्या ये है कि यहाँ पे आने जाने वाले को बहुत तकलीफ होती है। लोग आते जाते हैं, यहाँ पे डेली आते हैं। रोड कई सालों से बनी हुई नहीं है और अंदर भी जाते जाकर से उधर जाओ अंदर में तो बहुत तकलीफ जाती है। लोग मतलब रात में, जैसे मैं एग्जाम के रात में हम लोग गए थे, कार्तिक बूढ़े करके साथ में मैं गया था, तो मुझे मैं वहाँ पे 2 बार मैं गिरा वहाँ पर। उस साइड में जब रोड पे गया तो 2 बार गिरा। कम से खप्पन इतना है कि टूटने पर खप्पन है। इस रोड पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना सरपंच ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, ना पब्लिक दे रही ध्यान यहाँ पर। तो आप आगे क्या मांग चाहते? मैं ये मांग चाह रहा हूँ कि ये रोड वहाँ से लेके लास्ट वो भोजराम जी डायरे और मतलब गुड्डू डायरे के घर तक रोड बनना चाहिए। ये रोड की फाइल सीओ साहब के पास भी लगी हुई है, एसडीओ साहब के पास भी लगी हुई है। मैं बहुत बार घूम चुकी हूँ कि हमें रोड दीजिए। हाँ का आश्वासन देते हैं विधायक महोदय, सीओ महोदय, लेकिन हमें रोड नहीं दिया गया। वाली रोड है ग्रिवल रोड, वो भी हाँ मिल जाएगी बोले। हम बालाघाट तक पहुँचे, हमारी फाइल बालाघाट तक पहुँच चुकी है, लेकिन हमें एक भी काम नहीं दिया गया है इस पंचायत में। ना रोड दिया गया है, ना कोई भी काम नहीं दिया गया। इस समस्या के समाधान में अपन क्या है, इसका टीएस जो है, इसका टीएस बोलते हैं, फाइल वाइले यहाँ वहाँ गई कहते हैं। पर पिछले हमारे जो है जिस सत्ता में थे अपन लोग, तो परिहार के घर से लेकर के मूत्र के घर तक का एस्टीमेट पास हुआ था। उसके बाद में और 14 भी जो चलता है या 15 भी चलता है, उसमें कितना पैसा आता नहीं है। 3 गांव रहते हैं, 3 गांव में बांटने के लिए समस्या करते हैं। अगर आप भी अपने घर में देखो, अगर 3 बच्चे हैं
अगर 100 रुपया है तो उसको बांटने को भी लगता है। मैं भी ये चाहता हूँ कि इस कन्नड़गांव पंचायत में 3 आंगनबाड़ी है, ताकि उनके पास उतनी राशि उपलब्ध नहीं, इसलिए वो छत का काम कराने लगते हैं। मैं उनके साथ सीओ के पास गया था, सीओ साहब ने बोले कि 8-10 साल में बोले कोई आंगनबाड़ी की छत टपकती नहीं। अब ऊपर से जब मदद ही नहीं आते तो उतना काम तो कर सकते। अब सरपंच से जितना बने उतना करना चाहिए, बच्चे की बचत होना चाहिए, ताकि कल किसी बच्चों का या मैडम का या सहायिका का नुकसान न हो। इसलिए सरपंच ने भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए, हाँ, इसका ग्राम सभा में हमने प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव को लेके हम कलेक्टर महोदय के पास गए और जब ये बात रखी कि यहाँ पे आंगनवाड़ी भवन है वो जर्जर हो गया है, पानी टपकता है, तो इसका काम हमें दिया जाए। तो यह आंगनवाड़ी भवन का निर्माण 2012 में हुआ है, तो हमें वहाँ पे बोला गया कि 10, 12 या 13 साल में कोई इमारत खराब नहीं होती, तो आपको यह इमारत नहीं मिलेगी। वाराणसी के एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होकर सीधी स्थानांतरण होने पर कायस्थ समाज और चित्रगुप्त सभा बालाघाट के द्वारा भटेरा स्थित एक निजी होटल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के सबसे सीनियर विद्याभूषण वर्मा के द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव और विजय वर्मा मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथि कार्यक्रम अध्यक्ष विशिष्ट अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि अरविंद श्रीवास्तव को शाल श्रीफल देकर उनका सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव के द्वारा समाज के पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि विगत 2 वर्षों से समाज उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहा है और यहाँ प्रशंसनीय है। उन्होंने एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव की विदाई पर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए समाज को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उस दिन की बात भैया ने जो बताई अभी, उस दिन मैंने चुना था कि जो पागल जैसे लोग घूमते हैं ठंड में, जिनके पास जूते नहीं होते हैं और लोग तिरस्कार करते हैं उनको मदद किया है। तो मैंने ढूंढ के इस चैलेंज को बालाघाट से स्टार्ट किया। यहाँ से कंबल और जूते चप्पल खरीदे और फिर जो भी मुझे रास्ते मिला मैंने उनके लिए किया। इस बात के लिए नहीं किया कि उनको उसकी आवश्यकता थी, और इस बात के लिए भी कहा, जैसे भैया ने बताया, कि दूसरे लोग भी उनके प्रति अच्छी धारणा रखें, लोग उनको तिरस्कार से न देखें। वो घूमते रहते हैं, कोई उनका ख्याल नहीं करता। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सक्षम तो सभी हैं, मदद हम सभी की करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की मदद की जाए जिनको समाज तिरस्कृत करता है। मेरी ये कोशिश रहती है कि अपनी फील्ड में भी मैं उन सभी लोगों की मदद करता हूँ जो लोग मेरे पास आते हैं या मुझे ज्ञात हो जाता है कि समस्याग्रस्त लोग। समाज की बात करता हूँ मैं, मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भगवान थे, उनकी प्रेरणा से या उनके वंश ने संसार में बहुत नाम कमाया, किंतु धीरे धीरे इस समय गिरावट आ रही है। हम हर क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बरकरार है, लेकिन एजुकेशन में वो धार नहीं रह गई है जिससे हम मुकाबला कर सकें। दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से भी हमारा अस्तित्व बहुत कम है। गिने चुने 2-4 नेताओं की आप बात करिए जो नेशनल लेवल पे या प्रदेश लेवल पे हैं। जिला स्तर पर मुझे जो दिखाई देता है वह एक शून्यता दिखाई देती है। वाराणसी नगर में स्थित विधायक जनसंपर्क कार्यालय में 6 अगस्त को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना वरिष्ठता सह पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग की गई। ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश के द्वारा अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर प्रदेश के समस्त नेशनल पेंशन स्कीमधारी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश शासन के समक्ष शिक्षाकर्मी, संविदाशाला शिक्षक, गुरुजी संवर्ग की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग निरंतर उठाई जा रही है। इसके लिए अनेकों बार विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन दिया जा चुका है, जिस पर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक
प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है और नवीन शैक्षणिक संवर्ग मध्य प्रदेश स्कूल राज्य शिक्षा सेवा 2018 में 1 जुलाई 2018 के पूर्व की शासकीय सेवा का लाभ ग्रेजुएटी, क्रमोन्नति, पदोन्नति में भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से शिक्षाकर्मी, संविदाशाला शिक्षक, गुरुजी संवर्ग को नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम उनकी मांग है कि शिक्षाकर्मी, संविदाशाला शिक्षक, गुरुजी नियुक्ति की प्रथम नियुक्ति से सेवा अवधि की गणना के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। वन परिक्षेत्र लांजी के अंतर्गत आने वाले हर्रादेही बीट में जंगल में पिहरी तोड़ने गए एक युवक को तेंदुए ने हमला करके घायल कर दिया। घायल युवक जीवनलाल पिता सकलू बैगा ग्राम सत्तू झड़ी निवासी है। यह घटना 5 अगस्त को हुआ है। जानकारी के अनुसार 5 अगस्त की सुबह 7 बजे जीवनलाल अपने ग्राम सत्तू झड़ी से टेमनी मार्ग में स्थित जंगल में पिहरी तोड़ने गया था। पिहरी तोड़ने के दौरान अचानक वन्य प्राणी तेंदुए ने जीवनलाल पर हमला कर दिया। जीवनलाल ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए अपने आप को तेंदुए के चंगुल से बचा लिया, किंतु वह घायल हो चुका था। इस घटना की खबर मिलते ही जीवनलाल के परिजन मौके पर पहुंचे और घायल जीवनलाल को सिविल अस्पताल लांजी लेकर आए और इलाज करवाए और उसे घर ला लिया था। 7 अगस्त को वन विभाग को सूचना मिलने पर उन्होंने घायल युवक जीवनलाल बैगा को पुनः सिविल अस्पताल लांजी लेकर आए और उसका उपचार करवाए। सहायता राशि के रूप में 1000 रुपये भी प्रदान किया। क्या हुआ आपको? मेरे को चीता ने काटा। तेंदुआ? तेंदुआ ने काटा है? हाँ। कहाँ पर? कमर में। नहीं, किस जगह पे काटा है? जंगल में, घर में, कहाँ पर? जंगल में। जंगल क्यों गए थे आप? पिहरी तोड़ने गया था। कितने बजे? मैं सुबह 7 बजे। तो वहीं जहाँ तोड़ रहे थे वहीं काटा है? हाँ। तो फिर आप कैसे वहाँ से बच के आए? मेरे को होश आने के बाद फिर मैं वहाँ से भाग गया।